तो हम लोग अगला वीडियो क्या देखते हैं, डी ब्रॉगली का समीकरण। तो डी ब्रॉगली का समीकरण ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रकाश होते हैं, तो प्रकाश या इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो कण और तरंग दोनों के रूप में पाए जाते हैं ना। तो दोनों के रूप में पाए जाते हैं, तो ये प्रकाश की क्या प्रकृति हुई, द्वैती प्रकृति। ठीक है, द्वैती प्रकृति। तो प्रकाश या इलेक्ट्रॉन की इस द्वैती प्रकृति को किसने समझाया, डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ठीक है, तो अब हम यही समीकरण देखते हैं। तो बहुत सारे प्रकाश या इलेक्ट्रॉन को पहले एक जो न्यूटन थे उन्होंने उसका कड़ी का सिद्धांत दिया, और प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। ये दोनों के अनुसार प्रकाश या इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो कण के रूप में पाए जाते थे, और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के अनुसार और मेन्सफेल्ड के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जो हमारे प्रकाश या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरंग के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन डी ब्रॉगली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि जो हमारे प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन होते हैं कण और तरंग दोनों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का द्वैती प्रकृति। तो चलिए इसका डेरिवेशन डिराइव करते हैं। तो आइंस्टीन के समीकरण से हमको क्या पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। तो E जहाँ पास E क्या होता है हमारा ऊर्जा, m होता है मास मतलब द्रव्यमान, c होता है वेग। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हम लोग को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत से पता है E इज इक्वल टू या एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, जहाँ h हमारा क्या है, प्लांक की स्थिरांक है, और ये न्यू क्या है, आवृत्ति है, E क्या है हमारा, ऊर्जा है। और फिर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 इसके LHS तो हमारे सेम है, तो हम इसके RHS को हम लोग भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो mc² इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पास, h न्यू। तो हम लोग को उसके बाद फिर क्या करेंगे, mc इज इक्वल टू एक c जो है उसको यहाँ उतार देंगे, तो h न्यू बाय c। और हम लोग को पता है कि c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो c बाय न्यू, ये जो न्यू है इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पास हम लोग को लैम्डा का जो वैल्यू है उसको लाना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, c न्यू हो जाएगा। तो उसके बाद लैम्डा को हम लोग नीचे ले आते हैं और ये ऊपर में 1 कर देते हैं, तो ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा, ये जो सी है वो नीचे चला जाएगा, न्यू ऊपर चल जाएगा। अगर हम लोग को इसको हर मिलाना है तो देखिए, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, न्यू बाय सी। तो यहाँ पास जो न्यू बाय सी है, इस न्यू बाय सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, h बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, एम सी बाय h। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल, तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय एम सी। लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ बस लैम्डा इज इक्वल टू, और हम लोग को पता है कि यहाँ बस संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, m इंटू सी। और अभी हमने देखा यहाँ पास क्या, ये m इंटू सी है, तो इस m इंटू सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p। तो p यहाँ पास क्या होता है, p। तो संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित वेग, तो mc की जगह हम लोग क्या कर देंगे, p। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, जहाँ h हमारे क्या डिनोट करता है, तरंग दैर्ध्य, और ठीक है, और p क्या है यहाँ पर, संवेग है, m है द्रव्यमान, c है वेग। तो इसके अनुसार किसी तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, इसके अनुसार तरंग का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक, और चलिए अभी इससे रिलेटेड एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आकाशवाणी रायपुर द्वारा 991 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रसारण होता है, प्रेषी द्वारा प्रेषित विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो हम लोग को आवृत्ति यहाँ पर क्या दे रखा है, 991 किलो हर्ट्ज। तो जैसे किलो हर्ट्ज है तो सबसे पहले हम लोग इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए इसका 1000 से हम लोग गुणा कर देते हैं। और हम लोग को पता है कि प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना होता है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हम लोग को तरंग दैर्ध्य का हम लोग को ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि क्या होता है सूत्र ये इसका, तो सी वेग का क्या होता है, प्रकाश का चाल का क्या होता है, सी इज इक्वल टू ये होता है न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पास, सी न्यू। और सी जो है हमको पता है प्रकाश का चाल कितना होता है, तो ये 3.0 इंटू 10⁸, और फिर आवृत्ति यहाँ पास कितना दिया हमारा, 991 गुणित 10⁻³ हर्ट्ज। तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁵ बाय 991 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया।
उसके बाद ये एक और हमारा न्यूमेरिकल दिया है, ये आप कर लेंगे। और फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, कक्ष या कोश। तो कक्ष या कोश किसको बोलते हैं हम लोग, नाभिक के चार, ये नाभिक है ठीक है, नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हमारा गति करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, द्विविमीय होते हैं ठीक है, 2 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल, एक्स होता है और वाई होता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन चाहे इसमें गति करे इसमें गति करे, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षा में ही गति करते हैं ना, तो उसको हम लोग कक्ष या कोश बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसी कोश में कितनी होती है, 2n² होती है। और यहाँ n क्या है, हमारे कोशों की संख्या। अगर हम लोग को पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बताती हूँ मैं कैसे। जैसे कि ये हमारा नाभिक है, ये पहला कोश हुआ, ये दूसरा कोश हुआ और ये हो गया तीसरा कोश। तो हमारा 2n² ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है ठीक। तो हम लोग को जैसे पहले कोश के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, 2n की जगह हम लोग 1 रख देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 2। उसके बाद फिर हम दूसरे कोश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कोशों की संख्या हमारे पास कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 8 ठीक। और वैसे ही तीसरे कोश के लिए क्या हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 18, मतलब तीसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। और फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, कक्षक या ऑर्बिटल। तो हमने अभी देखा कि कक्ष जो होती है क्या होती है, वो द्विविमीय होती है। तो उसी प्रकार कक्षक क्या होता है, त्रिविमीय होता है। और ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस ज़्यादा रहता है ना, वहाँ उसको हम लोग कक्षक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ रहता है, आप खुद ही सोच के देखो, पहला कक्षक हुआ, दूसरा कक्षक हुआ, तीसरा कक्षक। पहला कक्षक में तो वैसे भी कम ही रहता है क्योंकि कोशों की संख्या तो वैसे भी उसमें कम ही होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कक्षक बोलते हैं। और ये जो कक्षक कितने टाइप के होते हैं, हमारे 3 टाइप के होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। तो एस कक्षक की आकृति क्या होती है, हमारी गोलाकार होती है। और पी कक्षक की आकृति होती है डम्बलाकार। और डी कक्षक की आकृति हमारी होती है क्या, द्विडम्बलाकार ठीक। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कक्षकों का अभिविन्यास। तो कक्षकों का अभिविन्यास, तो एस कक्षक क्या होता है, हमारा गोलाकार होता है, देख सकते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, 2, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की 2 संख्या होती है। तो इसमें कैसे फिल करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, पहले क्लॉकवाइज फिल करते हैं फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं। और ये जो कक्षक है सिर्फ एक भाग में बटा होता है, ऐसे एक भाग में बटा होता है। तो और एक भाग में है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती है। फिर सेकंड हम लोग देखते हैं क्या, पी कक्षक। तो पी कक्षक की आकृति क्या होती है, हमारी द्विडम्बलाकार होती है। और ये 3 भागों में बटा होता है, तो 3 भागों में बटा होता है तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी होती है 6 इलेक्ट्रॉन। और इसको 3 प्रकार के इसके अभिविन्यास होते हैं, देखिए पी एक्स होते हैं, पी वाई होते हैं और पी जेड होते हैं ठीक। और जैसे ये कक्षक है तो इसको हम लोग वही डिनोट कर सकते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये नोडीय तल में पाए जाते हैं और ये लोब में पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं ठीक है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, ये डी कक्षक। तो डी कक्षक की आकृति क्या होती है, हमारी द्विडम्बलाकार होती है। और ये 5 भागों में बटा होता है, 5 भागों में बटा होता है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होगी, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 कक्षक में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स वाई बोलते हैं, इसको वाई जेड बोलते हैं, इसको एक्स जेड, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई बोलते हैं और इसको जेड स्क्वायर। तो ये है उसकी अभिविन्यास। और फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या, कक्षक और कक्ष में डिफरेंस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा इसको, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू ठीक है।